हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IP एडुकेटर फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के MCQs को। यस स्टूडेंट्स, MCQ की सीरीज में हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 to 4 के MCQs को। क्लास 11th IP का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स MCQs के टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं वो, प्लस प्रैक्टिकल्स, वन शॉट रिविजन्स, NCERT सॉल्यूशंस, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड। सभी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिख जाएगी यूट्यूब की, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक्सेस कर सकते हो। यस डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 1 to 4 के जो MCQs हमने डिस्कस किए हैं वो सभी MCQs होप आप सभी ने देखे होंगे, समझे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो MCQ वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो पेपर होता है उसमें MCQ सबसे पहले आपको दिखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन होता है और उसमें कुछ 4 ऑप्शन होते हैं और आपको सही आंसर टिक करके आना होता है, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। यदि आपने आंसर सही बता दिया मतलब आपके पूरे फुल मार्क्स पक्के हो जाते हैं, आंसर कट होने, मार्क्स कट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, राइट। सो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने देखा था डेटा क्या होता है, ठीक है। बेसिकली डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। कंप्यूटराइज्ड एरा जब तक नहीं आया उसके पहले सिर्फ टेक्सचुअल डेटा हुआ करता था, राइट, जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड ऑल। लेकिन जैसे कंप्यूटराइज्ड एरा आया तो आजकल आप डेटा अलग अलग वैरायटी में देखते हो। कंप्यूटर्स में एक बल्क में डेटा को मेंटेन किया जाता है। कैसे? टेक्सचुअल डेटा जो प्लेन टेक्स्ट में होता है, ठीक है, ग्राफिक्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में, इवन आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी आप कंप्यूटर में डेटा के थ्रू पहुंचा सकते हो, ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर्स के थ्रू, राइट। सो कहीं ना कहीं आज हम जिस डेटा के साथ डील कर रहे हैं वो बहुत बल्क और बहुत बिग डेटा के फॉर्मेट में है। सो इस चैप्टर में हमने डेटा के बारे में ही समझा था, कितने टाइप का डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। बिग डेटा क्या होता है, उसके क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, राइट। इसके अलावा कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू डेटा को एनालाइज किया जाता है ना, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, राइट, डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। सो बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी और बहुत अच्छा चैप्टर था। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा आपको थ्योरेटिकल वे में ही लिखना होगा। सो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो चैप्टर को फटाफट से देखकर आ जाओ, छोटा ही चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। यदि नहीं देखा है तो, या जो स्टूडेंट पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस को फटाफट से देख कर आओ, क्योंकि आज के जो MCQs हैं उनको आप ही को सॉल्व करना है और मैं चाहती हूं कि सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ इन सभी MCQs के एकदम करेक्ट आंसर दे, राइट। चलिए, सो श्री गणेश करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज टेस्ट स्कोर्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स एंड इन्वेंटरी फिगर्स इज कॉल्ड। क्या पूछा है क्वेश्चन में? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का कलेक्शन, जैसे कि टेस्ट के स्कोर्स हो गए, आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके जो स्कोर होते हैं, जो मार्क्स होते हैं वो, कुछ ड्राइंग्स यदि आपने बनाई है, कुछ फोटोग्राफ्स आपने कलेक्ट किए हैं या क्लिक करवाए हैं, है ना, कहीं कोई शॉप होती है तो वहां पे इन्वेंट्री कलेक्ट किया जाता है, इन्वेंट्री का डेटा मेंटेन किया जाता है। सो इस तरीके के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी, प्रोडक्ट, डेटा या इंफॉर्मेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज डेटा। होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आया है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं। क्या कैरेक्टर्स लिखे हैं मैंने? A, G, M, N, E और T। अभी आपको ऐसे लग रहे हैं ये कुछ कैरेक्टर्स है, राइट। सो अब मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया, मैंने इनको एक वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, MAGNET, ठीक है। तो अब ये एक वर्ड बन गया और इसका अपना एक मीनिंग है, राइट, मैग्नेट, है ना। सो आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स और इससे बन गई कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये चीजें हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ी थी, क्लियर। सो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के डेटा के साथ डील कर सकते हो, चाहे वो डेटा कोई टेस्ट स्कोर हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है ना, कोई इन्वेंट्री हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड डेटा होता है, कहीं कंपनी में जाते हो तो कंपनी से रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। आप कहीं काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो तो आप भी सर्टेन प्लेसेस से डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर प्रोजेक्ट बनाते हो, राइट। तो हर जगह डेटा होता है, ठीक है। अब यदि हम और एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपको मैंने इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल बताया
बताया था कि 1 मिनट 1 सेकंड में कितना डेटा प्रोड्यूस होता है। भाई आप ईमेल सेंड कर रहे हो, है ना, तो आजकल वर्ल्ड में हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन दिन पे दिन ग्रो होती जा रही है, ठीक है। कितने पीपल 1 सेकेंड में ईमेल करते हैं, स्नैपचैट्स में स्नैप शेयर करते हैं, ठीक है। उसी के बाद इमेजेस को पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, ट्विटर्स पे ट्वीट करते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं। तो 1 मिनट 1 सेकेंड में कितना मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस में डेटा कलेक्ट होता है और इस डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है। सो टेक्नोलॉजी के साथ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हैंडल की जा रही है, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज टेस्ट स्कोर्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स एंड इन्वेंटरी फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, राइट। नाउ regardless of kind of data processed or the kind of device or equipment used, all data processing systems involve, क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे, ध्यान से समझना। regardless of the kind of data processed or the kind of device or equipment used, all data processing system involve, सभी data processing system क्या involve करते हैं, किसको छोड़कर, data processing को छोड़कर, जिसके थ्रू आप data process कर रहे हो, जिस डिवाइस के थ्रू, उसके अलावा data processing system में और क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए इनपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी ओरिजिनेशन स्टोरेज एंड आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मतलब कुल मिला के डेटा जो प्रोसेस हो रहा है, जो डिवाइस उसे प्रोसेस कर रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। भाई प्रोसेसिंग डिवाइस तक डेटा कैसे पहुंचा, प्रोसेस होने के बाद में आपको क्या मिला, कैसे आउटपुट मिला, है ना। सो एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोसेसिंग के साथ और कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसे हम एक आईपीओ साइकिल के नाम से भी जानते हैं, है ना, कि कोई भी डेटा जब आपने कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया तो कंप्यूटर सिस्टम तक वो कैसे पहुंचा, किसने प्रोसेस किया और कैसे आउटपुट मिला। प्रोसेस होने के लिए डेटा उस तक पहुंचना चाहिए, तो आप जब तक कुछ डेटा इनपुट नहीं करोगे तो वो प्रोसेस कैसे होगा, है ना, और प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट कैसे मिलेगा, राइट। तो ये एक सीक्वेंस है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जिसे हम आईपीओ साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनपुट डिवाइस होता है, सपोज हम बात कर लें यहाँ पर किसकी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की, राइट। तो ये कीबोर्ड डिवाइस है जिसके थ्रू यूजर ने क्या किया है, कीबोर्ड के थ्रू यूजर ने डेटा इनपुट किया, कहाँ गया, सीपीयू के पास गया, ठीक है। सीपीयू में यहाँ पे एएलयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, सीयू होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह सब होता है, प्राइमरी स्टोरेज वगैरह। सो यहाँ पर क्या हुआ, एएलयू ने प्रोसेसिंग किया, है ना, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, फिर आपको कहाँ पे मिला डेटा, स्क्रीन पर, कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या मिला आपको, आउटपुट मिल गया, राइट। यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया। तो कीबोर्ड क्या दे रहा है आपको, भाई इनपुट दे रहा है, सीपीयू क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, और मॉनिटर पे आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। सो यहाँ पर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग, देयर आर 3 प्रोसेस, है ना, या हम बोल सकते हैं ये 3 जो ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी टाइप के डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो डेटा प्रोसेसिंग में देखा जाए तो यही 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप और स्टेज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर टाइप, ठीक है, किसका, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो ग्रेड्स होती हैं मिलती है ना आपको भी, आपने 8th 9th 10th पास किया होगा, आपके जो परसेंटेज थे उसके अलावा आपको A+, A, B+, ऐसी कुछ ग्रेड्स मिलती हैं। तो ये जो स्टूडेंट की ग्रेड्स होती हैं, पास, फेल या A+B जो भी है, इसे आप किस टाइप में आइडेंटिफाई करोगे। डेटा होता है, स्टोरेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, या प्रोसेसिंग होती है। सो ऑब्वियसली क्या होता है, डेटा होता है। स्टूडेंट्स की ग्रेड भी एक डेटा ही होता है ना। आपकी क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स की ग्रेड कहीं ना कहीं आप कलेक्ट करोगे, राइट। तो उससे आपको पता चल रहा है कि भाई ये स्टूडेंट पास हुए हैं, इतनी ग्रेड से पास हुए, फर्दर फिर आपको प्रमोट किया जाएगा उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग, राइट। समझ में आ रहा है। सो क्या है वो, किस टाइप का है, डेटा टाइप है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप और स्टेज। अगेन सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे आपका एग्जाम्पल बदल गया है। क्या एग्जाम्पल दिया है, कैलकुलेटिंग ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्क्स। मैंने बताया इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इतनी ग्रेड आई, तो हमने जस्ट बताया है कि इस स्टूडेंट का ये डेटा है। मैंने बताया इस स्टूडेंट का ये नाम है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसकी ये ग्रेड है, यहाँ रहता है, इसका एड्रेस ये है। तो ये इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या हो गया, डेटा हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आपको ग्रेड कैलकुलेट करनी है,
ठीक है, स्टूडेंट की उसके मार्क्स से आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आए, ओके 80, 90, 70, 60, 50, डन। अब क्या करोगे, ग्रेड निकालना है तो आप सबको प्लस करोगे, डिवाइड बाय 100 या 50 जो भी आपका रहता है टोटल, उससे डिवाइड करोगे, फिर एक परसेंटेज निकलेगा, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करोगे, ग्रेड मैच करोगे कि आपकी यदि परसेंटेज सपोज 90 आ रहा है, ओके, तो 80 से 90% वालों को आपने ए ग्रेड दिया है ना, 90 से 100% के बीच में ए प्लस ग्रेड दिया है, फिर आपने देखा कि 90% आ रहे हैं तो 90 में इंक्लूड होगा तो आपने अपनी ग्रेड ए प्लस बना ली, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने ग्रेड कैलकुलेट की है। तो ये डेटा होगा, स्टोरेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा या प्रोसेसिंग होगा, ऑब्वियस ये क्या होगा आपका डी, दैट इज प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे डेटा के थ्रू आप प्रोसेस कर रहे हो, आपको जो फैक्ट्स मिले, आपको जो मार्क्स मिले हैं, उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपने कैलकुलेशन किया, प्रोसेस मतलब आपने कैलकुलेशन किया, राइट। अब ये कैलकुलेशन आप किसी डिवाइस के थ्रू भी कर सकते हो, लाइक कैलकुलेटर या फिर आपके मोबाइल फोन में जो कैलकुलेटर होता है उसके थ्रू, क्लियर। तो प्रोसेसिंग समझ में आ गया, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में डेटा समझ में आ गया, है ना। नाउ फिफ्थ, आइडेंटिफाई द टाइप और स्टेज, अगेन सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे एग्जाम्पल बदला हुआ है ना, ध्यान से देखना। सेव फाइल ऑन टू यूएसबी ड्राइव, आपके सिस्टम में एक फाइल है, उस फाइल को आपको यूएसबी ड्राइव, यूएसबी समझते हैं ना, पेन ड्राइव वगैरह जो होती है, यूएसबी जो आपने कनेक्ट किया, मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ है पेन ड्राइव के थ्रू, एसडी कार्ड के थ्रू, उसमें आपको सेव करवाना है फाइल को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में है। सो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ये किस टाइप का है, डेटा होगा, स्टोरेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा या प्रोसेसिंग। तो ऑब्वियस यहाँ पे आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो, अपनी फाइल को आप पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हो, है ना, कॉपी कर रहे हो, तो क्या हो गया, ये एक टाइप का स्टोरेज है। यूएसबी क्या होती है, स्टोरेज होता है पेन ड्राइव, जिसमें आप बल्क में डेटा को स्टोर करवा सकते हो, 1 GB 4 GB 2 GB ऐसे आपको स्टोरेज डिवाइसेस मिल जाते हैं, है ना। सिक्स्थ, आइडेंटिफाई द टाइप और स्टेज समरी ऑफ ग्रेड्स, क्या लिखा हुआ है, समरी ऑफ ग्रेड्स, ग्रेड्स की समरी मतलब आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स की ग्रेड आपके पास में है, ठीक है। अब आपको समरी देना है कि 50 स्टूडेंट्स की ग्रेड्स को आप कैसे समराइज करोगे, ठीक है। तो आप बताओगे सपोज ग्रेड्स में कि लाइक इतने स्टूडेंट्स को इतनी ग्रेड आई है, ओके, सपोज आपने ये समराइज किया कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम ग्रेड अचीव किया है, राइट। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 8 या 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मीडियम ग्रेड्स के हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में लोएस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं। तो आप जब समराइज कर रहे हो किसी डेटा को देखकर, किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको किस टाइप में रखते हैं, डेटा, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग। तो ऑब्वियस आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है ना, आप समराइज कर रहे हो, आप एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ सो डेटा, इंफॉर्मेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ये चीजें आपको, ये जो 4 वर्ड है ना, इसमें डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको यही बता रहे हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप क्वेश्चन को समझो, साथ ही उसके एग्जाम्पल को समझो, और एग्जाम्पल को समझने के बाद में क्लियर आंसर और सही आंसर करके आ सको, राइट। नाउ नेक्स्ट 7th, हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज डैश डेटा। अब टाइप्स ऑफ डेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, है ना, क्या देखा था हमने, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये 3 टाइप के डेटा हमने देखे थे। तो वो डेटा जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है वो किस टाइप का डेटा होता है, 3 टाइप्स के डेटा हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। तो वो डेटा बेसिकली जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है उसे हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं या ऑर्डर्ड कहते हैं। तो जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, स्ट्रक्चर्ड डेटा, बहुत अच्छे से समझा था हमने। और स्ट्रक्चर्ड डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करवाने के लिए, मैनिपुलेट, अपडेट करवाने के लिए यहाँ पे हाई सॉफ्टवेयर्स का भी यूज किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स की बात कर लें, ठीक है, डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेबल, है ना, टैबुलर फॉर्मेट में टेबल्स वगैरह क्रिएट करके, डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट करके डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवाते हो, ठीक है। आप क्वेरीज के फॉर्मेट में वहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो 7-8 चैप्टर में हमने डेटाबेसेस भी पढ़ा है, एसक्यूएल लैंग्वेज का वहां यूज किया जाता है। तो समझ में आ रहा है ना कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। अब ये क्या होता है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 8, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इज डेटा। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा कौन सा डेटा होता है? अनऑर्गेनाइज्ड डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड होता है क्या? बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर्ड तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ये तो यही खत्म हो गया, ठीक है।
ऑर्डर्ड होता है क्या? ये भी नहीं होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है? बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं है। जल्दी से बता दो इसका आंसर, आप सभी को पता है क्या होगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। जो डेटा बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है वो होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हम बोल सकते हैं कि सपोज आप न्यूज़पेपर की बात कर लो, न्यूज़पेपर में आप देखते हो ना किसी पेज में कहीं बहुत बड़ी सी इमेज दिख रही है, कहीं कोई छोटा कंटेंट आपको दिख रहा है, कहीं इंग्लिश में दिख रहा है, कहीं हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं इमेज दिख रही है, कहीं लिंक दिख रहा है, राइट? होता है जनरली ऐसा न्यूज़पेपर में। और ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि न्यूज़पेपर में जहाँ जिस कॉलम में इमेज दिखनी है तो हमेशा उसी कॉलम में इमेज दिखेगी आपको, नहीं ना। तो न्यूज़पेपर में जैसे कहीं आपको बॉक्स छोटे दिख रहे हैं, कहीं बड़ी इमेज है तो उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बड़ा है, ठीक है, या फिर कहीं कंटेंट छोटा है बड़ा है। तो न्यूज़पेपर में जैसे कुछ फिक्स्ड नहीं होता है ना, न्यूज़ पर डिपेंड करता है कि कैसे किस जगह कहाँ पे छपना है। क्लियर? तो बिल्कुल वो क्या हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड है ना न्यूज़पेपर, बिल्कुल, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, कि न्यूज़पेपर से जो आपको डेटा मिलता है वहां जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो सी इज द करेक्ट आंसर, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, स्कीमा इज एसोसिएटेड विथ, स्कीमा समझते हो ना, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर एक तरीके से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, किस टाइप के डेटा से रिलेटेड है? सो स्ट्रक्चर डेटा से रिलेटेड है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा से रिलेटेड है, अनस्ट्रक्चर्ड से या ऑर्डर्ड से। सो मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिया कि स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सो किस टाइप का डेटा है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब स्कीमा को यदि मैं समझाऊं आपको, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई टेबल बनानी है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल। ओके, तो आपने एक स्टूडेंट टेबल बना दिया, डन। आपने स्टूडेंट टेबल में क्या लिख दिया, डेटा भी लिख दिया कि रोल नंबर, क्लियर, स्टूडेंट का नाम हो गया और उसका क्लास हो गया। आपने यहाँ एंट्री भी कर दी रोल नंबर वगैरह की, नेम की और क्लास की। समझ में आ गया? अब ये तो आपने एक डेटा बताया कि स्टूडेंट का ये पर्टिकुलर डेटा है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज कर दिया। अब इस टेबल का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर, कि किस बेसिस पे आपने ये कॉलम्स को बनाया हुआ है, किस बेसिस पे आपने इस कॉलम को बनाया हुआ है, कैसे आपने इसको क्रिएट किया है, वो कहलाता है आपका स्कीमा। क्या कहलाता है? स्कीमा। कि किस बेसिस पर आपने इस टेबल को बनाया है, वो बेस एक्चुअली स्कीमा, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली स्कीमा कहलाता है। क्या अब यहाँ पे आप बता रहे हो कि जो रोल नंबर वाला कॉलम है, वो रोल नंबर वाले कॉलम में आप एंटर करोगे कैसी वैल्यूज, उस रोल नंबर वाले कॉलम में आप एंटर करोगे नंबर टाइप वैल्यूज, और 3 डिजिट से ज्यादा के नंबर होने नहीं चाहिए। नेम वाले कॉलम में आप कैरेक्टर टाइप वैल्यू एंटर करोगे और 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए। क्लास में आप एंटर करोगे क्या, यहाँ पर नंबर टाइप वैल्यू और 3 कैरेक्टर से ज्यादा का नंबर होना नहीं चाहिए, राइट? तो आप ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, आप एक फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हो, राइट? तो स्कीमा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड हो गया, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा हो गया। अब इसी बेसिस पे आप यहाँ पे वैल्यूज को एंटर कर पाओगे, और इसी बेसिस पे आपका जो टेबल है, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप क्रिएट कर रहे हो, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ क्रिएट हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि स्कीमा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर टाइप का डेटा होता है। क्लियर? नाउ 10th क्वेश्चन, डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेसेस इज, डेटाबेसेस में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसा होता है, डेटाबेसेस में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसा होता है? अभी हमने डिस्कस किया 2 क्वेश्चंस के पहले ही, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, है ना? तो जल्दी से बता दो, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है या ऑर्डर्ड होता है? तो डेटाबेसेस में टैबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, जिसके लिए हम डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमने 8 चैप्टर में, 7 चैप्टर में MySQL सॉफ्टवेयर का यूज किया, जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, RDBMS सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम SQL लैंग्वेज का यूज करते हैं, राइट? तो डेटाबेसेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। 11th, डेटा अवेलेबल इन न्यूज़पेपर इज, न्यूज़पेपर में जो डेटा होता है वो कैसा डेटा होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है या ऑर्डर्ड होता है? सो न्यूज़पेपर में जो डेटा होता है वो कैसा होता है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन है, इजी भी हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब इजी है और सब समझ में आएगा, लेकिन यदि चैप्टर ही नहीं पढ़ा है आपने, आपको पता ही नहीं है चैप्टर में क्या है, तो आप कैसे क्वेश्चन के आंसर्स कर पाओगे? डन? समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, है ना, या जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, सो डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर को पढ़ो, समझो, सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, है ना, और समझने के बाद फिर यहाँ आओ और सारे क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, राइट?
और ये गारंटी है कि इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्या पता इनमें से ही कोई 4-5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं दे आर 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके आने के फुल चांसेस हैं आपके एग्जाम में। नाउ ईमेल इज अ टाइप ऑफ डैश डेटा। अब ईमेल किस टाइप का डेटा है? ईमेल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। सभी बच्चों के ईमेल आईडीज होंगे, ईमेल अकाउंट होंगे जिसके थ्रू आप ईमेल करते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो। आजकल तो इंस्टेंट मैसेजिंग भी ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है, गूगल हैंगआउट्स वगैरह सब चीज़ें, है ना, आपने देखा है। ईमेल के साथ आप इमेजेस को, पिक्चर्स को, ऑडियो वीडियो को भी अटैच करके शेयर कर सकते हो। सो ईमेल कैसा है, किस टाइप का डेटा है? स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ऑर्डर्ड है। तो ईमेल किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जल्दी बता दो। ये होगा आपका किसका? सेमी स्ट्रक्चर्ड का। किसका एग्जाम्पल होगा ये आपका? सेमी स्ट्रक्चर्ड का। क्योंकि ईमेल जब आप लिखते हो, जब भी आप क्रिएट करते हो ईमेल, तो उसमें आप टेक्स्ट लिखते हो। कभी भी ईमेल लिखते टाइम आप इमेजेस या ऑडियो या वीडियो को नहीं लिखते हो, राइट। आप जब भी फाइल को अटैच करते हो तो वहां आप किसी भी टाइप की फाइल को अटैच कर सकते हो। आप कोई पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, किसी भी तरीके की फाइल को आप अटैच कर सकते हो, राइट। तो वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप इस तरीके की फाइल्स को अटैच कर सकते हो। लेकिन जब आप ईमेल लिखते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही ईमेल लिखते हो, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। समझ में आ रहा है ना सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या हुआ? क्लियर। तो ईमेल किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? सेमी स्ट्रक्चर्ड का हो गया। क्लियर, जहां पे आप सारी चीजें मिक्स कर सकते हो। क्लियर। नाउ 13th देखो, एक्सेल शीट इज एन एग्जांपल ऑफ। एक्सेल शीट, यहाँ बात हो रही है एमएस एक्सेल की, या हम ओपन ऑफिस कैल्क की भी बात कर लें। सो कैल्क, एमएस एक्सेल, ये कैसे सॉफ्टवेयर्स हैं? इन सॉफ्टवेयर्स में आपने देखा है ना, आपको इस तरीके से रो कॉलम्स दिखते हैं और वर्कशीट्स आप यहाँ प्रिपेयर करते हो। क्या प्रिपेयर करते हो भाई? वर्कशीट्स प्रिपेयर करते हो। तो रो कॉलम जब दिख रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं टैब्यूलर डेटा ही क्रिएट कर रहे हो, जैसे हम डेटाबेसेस में क्रिएट करते हैं। तो जब आपको टैब्यूलर डेटा क्रिएट करना है, सो एक्सेल में भी तो कहीं ना कहीं टैब्यूलर डेटा ही क्रिएट होता है। तो कैसे अरेंज होता है ये डेटा? यहाँ पर ऑब्वियस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। सो एक्सेल किसका एग्जाम्पल हो गया? स्ट्रक्चर्ड डेटा का, सेमी स्ट्रक्चर्ड का, अनस्ट्रक्चर्ड का, या ऑर्डर्ड का। सो ऑब्वियस कैसा हो जाएगा ये? स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल होगा क्या? एक्सेल। याद रखना, एक्सेल की जगह ऑफिस कैल्क दे दे, एमएस एक्सेस दे दे। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड पे ही टिक करके आना है आपको। 14th क्वेश्चन, वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ध्यान से समझ लो, वेबसाइट की बात हो रही है। वेबसाइट मतलब कोई सी भी वेबसाइट की बात कर लें, आप अपने स्कूल की वेबसाइट की बात कर लो, magnetbrains.com वेबसाइट की बात कर लो। वेबसाइट में आप क्या देखते हो, या आप कोई शॉपिंग वेबसाइट की बात कर लो, वेबसाइट में आप देखते हो ना कि एक तो सबसे पहले होम पेज दिखता है। उस होम पेज में कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ टेक्स्ट होती हैं, कुछ टैब्स होते हैं। उन टैब पे आप क्लिक करते हो, फिर फर्दर कोई सा वेब पेज खुलता है, उसमें सपोज कुछ लिस्ट दिख रही है, कहीं आपको कुछ टेबल वगैरह क्रिएटेड दिख रही है, ठीक है। आपको कुछ ऑडियो वीडियो प्ले करने को भी दिख जाती है। कुछ इमेज पे क्लिक करते हो तो इमेज पे क्लिक करने से फिर फर्दर एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। जनरली होता है ना, जैसे हम मैग्नेट ब्रेन्स की बात कर लें तो magnetbrains.com आपने ओपन किया तो आपको स्टार्टिंग पेज पे आपको क्लासेस की लिंक दिख जाती है। आप अपनी क्लास 11 पे क्लिक करते हो तो फिर आपको क्या दिखते हैं? क्लास 11 के बाद सारे टीचर्स के सब्जेक्ट्स दिख जाते हैं, ठीक है। फिर आप सपोज आईटी को सिलेक्ट करते हो, आईपी को सिलेक्ट करते हो, तो जब आप आईपी पे क्लिक करते हो तो आपको उसके बाद एक लिस्ट के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन खुलती है चैप्टर वाइज। फिर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के बाद आपको फिर उस चैप्टर पे सब पॉइंट्स दिखेंगे सारे वीडियोस के, है ना। होता है जनरली ऐसा ही। क्लियर। और फिर जब आप किसी लिंक पे क्लिक करोगे, किसी चैप्टर के टॉपिक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वेबसाइट में आप देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप का डेटा होता है वहां पे, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, लिंक के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में। तो वेबसाइट किसका एग्जाम्पल हुआ? स्ट्रक्चर्ड का, सेमी स्ट्रक्चर्ड का, अनस्ट्रक्चर्ड का, या ऑर्डर्ड का। तो ये होगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही है। और ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि सभी वेबसाइट एक जैसी बने, भाई लेफ्ट साइड में इमेजेस ही आएंगी, राइट साइड में टेक्स्ट ही आएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है ना, कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कुछ भी चीजें कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, कोई सा भी टूल कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, राइट। हर कोई बंदा अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिजाइन करता है, जैसे न्यूज़पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही। क्लियर। तो वेबसाइट किसका एग्जांपल हो गया? आपका अनस्ट्रक्चर्ड का हो गया। अब ईमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड क्यों था, ये आपको अब कंपैरेटिवली दोनों चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। नाउ 15th, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आउट ऑफ द फॉलोइंग आर। अब यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल टेंडेंसी की, मतलब अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर बेस्ड होंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पढ़ा था ना, जो आपके मैथ के टॉपिक्स थे, राइट। इनके थ्रू कैसे बेसिकली डेटा को मैनेज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो सब हमने यहाँ डिस्कस किया था। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
क्या होता है ना, किन से रिलेटेड है बेसिकली। कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से आपको देखकर सही आंसर बताना है। वेरिएंस, मीन, मॉड, रेंज, बोथ बी एंड सी। तो यदि हम बात कर लें सेंट्रल टेंडेंसी की, किसकी, सेंट्रल टेंडेंसी की, ठीक है, तो इसमें हमने 3 चीज देखी थी, मीन, मॉड और मीडियन। ये तीनों मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, इनके फॉर्मूलेस को भी हमने डिस्कस किया था। वेल एग्जाम में आपको फॉर्मूला या मैथमेटिक्स का टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल मैथ्स का, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, डेफिनेशन वगैरह बतानी पड़ेगी, सब पढ़ा है हमने एग्जाम्पल भी या एक आधी आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मीन का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना, है ना, एवरेज निकालना, कि सपोज 5 नंबर दिए हुए हैं, 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनको प्लस किया, डिवाइड बाय 5 किया तो एवरेज निकल आया, है ना। मॉड क्या होता है, मॉड होता है नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है ना, तो फ्रीक्वेंसी काउंट करना किसी भी नंबर की, ठीक है, किसी भी डेटा की, तो वो हो जाता है मॉड। सपोज 5 स्टूडेंट के मार्क्स है तो उसमें 2 स्टूडेंट को सिमिलर मार्क्स आ गए, 80 मार्क्स आ गए, तो मॉड क्या कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर, उन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स में से 80। आ रही बात समझ में। मीडियन, मीडियन है ना बीच का नंबर, बीच की वैल्यू कैलकुलेट करना, है ना। जैसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, तो जो 3rd नंबर वाले स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो मीडियन कहलाएगा, है ना। अब इसके भी 2-3 फॉर्मुलेस थे यहाँ पे कि इवन या ऑड यदि होते हैं नंबर्स तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबके हमने फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं अच्छे से आराम से, और आपने होप 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी यदि आपका मैथ्स होगा तो आप इनको बहुत अच्छे से समझते होंगे। सो बेसिकली जब इन तीनों को मेजर किया जाता है तो उसे ही हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका मीन और मॉड, दैट इज बोथ बी एंड सी। क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ देख लो करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। क्लियर, आगे बढ़े 16th क्वेश्चन पर। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जब आपको वेरिएबिलिटी मेजर करना हो तो उनमें से इन ऑप्शंस में से आप किसका यूज करोगे। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना है तो मॉड, मीडियन, मीन का यूज करेंगे। वेरिएबिलिटी मेजर करना है तो हम यूज करेंगे क्या, वेरिएंस का, मीन का, रेंज का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, या ए सी डी, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों का, मीन का नहीं करेंगे। जल्दी बता दो भाई, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करनी है तो मीन, मॉड, मीडियन का यूज करते हैं, लेकिन यदि आपको वेरिएबिलिटी मतलब चेंजेस, समझ में आ रहा है कि मीन से पर्टिकुलर वैल्यू कितने डिस्टेंस पर है, कितना उसमें डिफरेंस है, बेसिकली यदि आपको ये मेजर करना है, वेरिएबिलिटी चेक करना है मीन से, एवरेज से कोई स्टूडेंट के मार्क्स कितने कम है कितने ज्यादा है, ऐसे यदि आपको चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर वेरिएंस, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन इन तीनों का यूज करते हैं, ठीक है, इन तीनों का यूज करते हैं। सो ए सी डी ई इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ई करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया है ना। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दो तो रेंज निकल आती है, डिफरेंस निकल आता है ना। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, सिग्मा साइन से निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आप वेरिएंस निकाल सकते हो स्क्वायर रूट करके। क्लियर, इसकी भी एक रेंज होती है, -1 0 ऐसे इनके बीच में ही वेरिएंस कैलकुलेट होता है। सब हमने किया हुआ है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा हुआ है। वन शॉट भी इस चैप्टर का अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स। मतलब कुल मिला के मैं आपको बात बता रही हूँ बार बार यही चीज़ कि यदि नहीं देखी ना वीडियो तो वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझ में आना चाहिए। इसका वन शॉट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वन शॉट भी आप देख सकते हो, ठीक है। जिसने वीडियोस देखी है, कोई डाउट होगा तो आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। अगेन देखो एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको टाइप ऑफ डेटा बताना है। रिकॉर्डिंग अ वीडियो, जब कोई एक वीडियो रिकॉर्ड होती है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सभी के लिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सको, तो रिकॉर्डिंग अ वीडियो ये किस टाइप का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है या ऑर्डर्ड है। जल्दी बता दो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कैसा होगा ये, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम हो सकता है कि उस वीडियो में आपने कुछ टेक्सचुअल डेटा रखा हो, है ना, या कुछ आपने फर्दर इमेजेस हो, कैसा भी डेटा हो सकता है, राइट। तो रिकॉर्डिंग अ वीडियो इज अ टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्वेश्चन नंबर 18, identify the type of data, again example based question, marking attendance by teacher। जब टीचर अटेंडेंस मार्क करती है अटेंडेंस रजिस्टर में, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये किस टाइप का डेटा होगा आपका, ऑर्डर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा या सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा। तो अटेंडेंस जब भी मार्क होती है तो या तो पी लगाती है मैडम या ए लगाती है ना। जो भी स्टूडेंट है उसके नाम के आगे या तो ये या तो ये, तो मतलब यही फिक्स है, इसके अलावा आर एस टी यू वी ऐसा कुछ तो नहीं लिखती है ना, पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट, ठीक है, यही फिक्स्ड है।
यही चीज होती है। और प्रॉपर क्या होता है, आप देखते हो रजिस्टर में इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं, यहाँ डेट लिखी होती है जो भी डेट है, और यहाँ स्टूडेंट के नेम लिखे रहते हैं। नेम भी फिक्स है 1 2 3 4 रोल नंबर के अकॉर्डिंग वैसे ही नाम भी लिखे जाते हैं। अब जिस डेट को बच्चा आया है तो प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट, नहीं तो प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट, इस तरीके से आपका डेटा मेंटेन किया जाता है हर महीने सेम इसी तरीके से, है ना। सो हम क्या बोलेंगे कि मार्किंग अटेंडेंस बाय टीचर एक स्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, तो क्या होगा आपका ये डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ गया। नाउ 19th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा राइटिंग ट्वीट्स। जब आप ट्विटर का यूज करते हो और कुछ ट्वीट्स करते हो, ठीक है, कुछ ट्वीट्स लिखते हो, मतलब कुछ मैसेजेस जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं ट्विटर में वही होते हैं ना, आप ट्वीट करते हो, तो उससे बेसिकली हम क्या कहेंगे, वो किस टाइप का डेटा होगा। ट्विटर से जो डेटा कैलकुलेट किया जाता है, ट्विटर से जो ट्वीट्स लिखे जाते हैं, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं या स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वो भी आपके स्ट्रक्चर्ड ही होते हैं, क्योंकि ट्विटर में ये फिक्स्ड है कि आप सपोज मान के चल लो कि 60 कैरेक्टर तक का ही आपको कोई ट्वीट लिखना है, कोई मैसेज लिखना है, तो आप 60 कैरेक्टर तक का ही लिखोगे और कैरेक्टर ही यूज होंगे, उसमें भी आप ऑडियो वीडियो इमेजेस वगैरह नहीं ऐड करोगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही आप ट्वीट लिखते हो ट्विटर्स पे। ओके, सो समझ में आ रही मेरी बात। तो ये भी क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड टाइप का ही डेटा है। क्लियर। नाउ 28th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। देखो, आप ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, ऑनलाइन आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो ये इसके थ्रू कैसा डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये किस टाइप का डेटा होगा, यहाँ से जो डेटा अरेंज किया जा रहा है। अब एप्लीकेशन फॉर्म तो सभी ने फिल किए होंगे, चाहे आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, आप कहीं एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ भी फिल करते हो, है ना। सो अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्डर्ड या स्ट्रक्चर्ड, ये किसका एग्जाम्पल होगा, जल्दी बता दो। ऑब्वियस ये होगा आपका स्ट्रक्चर्ड का है, क्योंकि फॉर्म भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। भैया यहाँ पे कुछ लेबल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिखा है नेम, तो यहाँ आप नेम एंटर करोगे, यहाँ लिखा है क्लास, तो आप यहाँ क्लास एंटर करोगे, ठीक है। फिर नीचे एक बटन होता है ओके के या सबमिट का, इस पर क्लिक कर दोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है। कहाँ पर, टेबल में, जिससे रिलेटेड ये टेबल में जाकर सेव होना होता है, राइट। सो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड हो गया डेटा। क्लियर, समझ में आ गए। सो यहाँ फिनिश हो गए क्या हमारे एमसीक्यूज इस चैप्टर पर बेस्ड। छोटा चैप्टर था, आप सभी ने वो वीडियोस भी देखी होंगी और आप सभी ने इस सारे एमसीक्यूज को भी बहुत एंजॉय किया होगा और सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से क्लियर भी अब हो गए होंगे। और यदि कोई डाउट भी होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड तो होप आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व किया जाएगा। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन, ना सिर्फ K-12 बल्कि आप CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि यदि आप चाहते हो इन सारे एमसीक्यूज को एक बुक के फॉर्मेट में एक्सेस करना या ई बुक के फॉर्मेट में एक्सेस करना, या फिर आप किसी और सब्जेक्ट की बुक्स या ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो, सैम्पल पेपर की बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो, सो डियर स्टूडेंट्स ये भी अब पॉसिबल है। कैसे, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी एक लिंक बुक से रिलेटेड, उस पर क्लिक करोगे, उसमें आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, जिस फॉर्म को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स के अकॉर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के MCQ के साथ। सो डोंट मिस द वीडियो, स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच।